दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना। शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है समास। समास को बहुत ही सरल भाषा में समझने के लिए हमारी इस क्लास को अंत तक अवश्य देखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। समास क्या होता है? समास समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, ठीक, शब्दों से मिलकर। देखिए, हमने संधि में पढ़ा था दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि। लेकिन यहाँ पे क्या है? शब्द। जहाँ शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास, और जहाँ वर्ण मिलते हैं वहाँ क्या होता है? संधि। जैसे गुरु दक्षिणा, ये है समास। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, ये एक बड़ा पद है, ठीक है ना, कई पद हैं। तो इसको समास बनाने के लिए, एक छोटा सा पद बनाने के लिए इसे हम संक्षेप करते हैं। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, ये समास विग्रह है, इसको हमें समास बनाना है, इसका संक्षिप्तीकरण करना है, तो क्या हुआ? गुरु दक्षिणा। समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है और संधि वर्णों में होती है। संधि और समास में अंतर समझते हैं, वह एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, समास के बारे में देखते हैं। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो, जिन्हें पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद। देखिए, जैसे ये है गुरु दक्षिणा, है ना, तो गुरु दक्षिणा ये दो पद हैं। तो ये जो गुरु है ये पूर्व पद है और ये दक्षिणा ये क्या है? उत्तर पद है। इस तरह से समास में दो पद होते हैं। और जो ये समास होता है इसको सामासिक पद और समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक पद या समस्त पद, ठीक। संधि अक्षरों को मिलाकर शब्द संक्षिप्त करती है। संधि क्या करती है? अक्षरों को मिलाकर शब्द संक्षिप्त करती है। और समास क्या करता है? दो पदों के बीच में विभक्तियों का लोप करता है। यह संधि तो अक्षरों को मिलाती है और समास दो पदों को मिलाता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है और समास तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी जो भी शब्द हैं सभी प्रकार के शब्दों में होता है। लेकिन जो संधि है वह केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। अब हम आगे चलते हैं। समास के भेद। कितने भेद होते हैं समास के? 6। समास के कुल भेद होते हैं 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक। अब एक पॉइंट, समास के मूल भेद कितने होते हैं? तो समास के मूल भेद हैं अ त द्व ब, अ त द्व ब, अ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष समास, द्व से द्वंद्व समास, ब से बहुव्रीहि समास। इस तरह से समास के मूल भेद होते हैं 4, कुल भेद होते हैं 6। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भेद कितने हैं तो 6, कुल भेद कितने हैं तो 6 और मूल भेद कितने हैं? 4, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये कर्मधारय समास हैं और द्विगु समास हैं ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हमने ये देख ही लिया है कि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव से चलते हैं। अत द्व, यही क्रम रखना है। अ से हिंदी की वर्णमाला होती है, अ सबसे पहले आता है तो इसका मतलब पूर्व पद प्रधान। ये हमारी ट्रिक है, अ से पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तीनों क्या हैं? एक ही हैं, क्योंकि ये इन्हीं का तो भेद है। तो तत्पुरुष समास की ही जो विशेषताएं हैं वो इसमें भी होंगी, इन दोनों में, ठीक है ना। तो तत्पुरुष, ये मान लीजिए तत् और पुरुष, तो पुरुष क्या है? पुरुष प्रधान है, यानी कि इसमें आप ये मान लीजिए कि इसमें दो पद हैं तत् और पुरुष। तो तत् को छोड़ दीजिए, पुरुष यानी जो उत्तर पद है वो प्रधान है, पुरुष प्रधान है।
है ना। जब पुरुष प्रधान है तो उत्तर पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है। और तत्पुरुष का ही ये दोनों भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक, तो जब तत्पुरुष के ही ये दोनों भेद हैं तो इन दोनों के भी उत्तर पद ही प्रधान होंगे। क्लियर है। जैसे तत्पुरुष पुरुष है तो उत्तर पद प्रधान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुरुष है तो कर्म करेगा, पुरुष है तो कर्म करेगा। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि कर्मधारय और द्विगु किसके भेद हैं, अव्ययी भाव समास के, द्वंद्व समास के या बहुव्रीहि समास के। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। कैसे? पुरुष है तो कर्म करेगा, पुरुष है तो कर्म करेगा, और पुरुष है तो उसे गणित भी आना चाहिए। ग से गणित। गणित क्यों आना चाहिए? जब पुरुष है तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो उसे हिसाब किताब भी रखना होगा, उसके लिए गणित आना चाहिए। इस तरह से तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? द्व द्व, दोनों, ये देख लीजिए आप, द्व और द्व दोनों सेम है ना, तो इसीलिए दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी द्वंद्व की स्थिति होती है, दोनों ही पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास में इस तरह से बोल सकते हैं, बहुव्रीहि यानी बहुत बड़ा, बहुव्रीहि बहुत बड़ा, इस तरह से, या फिर इस तरह से, बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया, कोई पद प्रधान नहीं, बहुत बोल लिया, कोई पद प्रधान नहीं। इसमें अन्य पद प्रधान होता है ना, तीसरा पद प्रधान। एक कहावत है ना, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा ले गया, है ना। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत बोलते हैं, बहुव्रीहि बहुत बोलते हैं, कोई पद प्रधान नहीं, अन्य यानी तीसरा पद प्रधान है। मूल भेद को ध्यान में रखने के लिए बस इतना ध्यान रखना है, अत द्व, अत द्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद हैं। इसे याद रखने के लिए पुरुष है तो कर्म करेगा, पुरुष है तो गणित आना चाहिए। ठीक, अब हम इनको आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए अव्यय, अव्यय और भाव, ठीक है ना। तो पूर्व पद क्या है? अव्यय। पूर्व पद क्या है? अव्यय। पूर्व पद है प्रधान, अभी बताया था ना, अ वर्णमाला में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है तो पूर्व पद प्रधान, और समस्त पद फिर अव्यय की तरह कार्य करता है। जब पूर्व पद है अव्यय तो जो पद होता है ना, समस्त पद, वो अव्यय के अनुसार ही कार्य करता है। और अव्यय में क्या? क्रिया विशेषण, ठीक है ना। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर, भरसक, शक्ति भर, अनुरूप, रूप के योग्य। जैसे रूप के योग्य ये समास विग्रह है। अगर हमें इसका संक्षिप्तीकरण किया हमने तो क्या होगा? अनुरूप। रूप के योग्य का क्या हो जाएगा? अनुरूप, ठीक है ना। जैसे एक वाक्य है, मैंने भरसक प्रयास किया, मैंने भरसक प्रयास किया, तो जो प्रयास करना है ये क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, और जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अव्यय होते हैं, ठीक है ना। तो ये अव्ययी भाव समास हैं। इन्हें पहचानने के लिए क्या करना है? यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक, इनमें क्या है कि एक तो ये अव्यय की भांति कार्य करते हैं, तो इन्हें आप एक वाक्य में रखकर भी देख सकते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि जो प्रथम पद है वो यथा, भर, आ, प्रति, हर, अनु से प्रारंभ होते हैं, है ना। तो ये जो इनसे प्रारंभ होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। दूसरा, द्विरुक्त शब्द प्रायः अव्ययी भाव होते हैं। द्विरुक्त शब्द जैसे जहाँ संज्ञा का दोहराव हो, जैसे घर घर, पल पल, क्षण क्षण, दिन दिन, इस तरह के जो अगर शब्द दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा समास है, तो ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इसमें संज्ञा का दोहराव होता है, जैसे घर घर, पल पल, क्षण क्षण, दिन दिन। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत् और पुरुष, पुरुष उत्तर पद में है तो पुरुष प्रधान है तो उत्तर पद प्रधान है। पूर्व पद गौण हो गया, जब उत्तर पद प्रधान है तो पूर्व पद गौण हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर पद प्रधान है तो प्रधान क्या है? विशेष्य। प्रधान क्या है? विशेष्य, यानी उत्तर पद विशेष्य है, क्योंकि उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती हो वह विशेषण होता है। पूर्व पद गौण है और पूर्व पद विशेषण है, क्योंकि विशेष्य की विशेषता बताता है ये पूर्व पद, ठीक। समस्त पद बनते समय विभक्ति या परसर्ग का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास की पहचान है कि इसमें जब हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति और परसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे को, से, के लिए, मैं, पर, ये सभी क्या हैं? ये सभी विभक्ति हैं, परसर्ग हैं, जो हमने कारक में पढ़ा था। और उसी के अनुसार जो परसर्ग लोप हो जाते हैं उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। देखिए, समास के भी 6 भेद हैं और
तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जैसे कारक के 8 भेद थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, पादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। ठीक, तो तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में एक तो कर्ता यानी पहला वाला और लास्ट वाला संबोधन, इन दोनों को हटा के बाकी के 6 भेद कर दिए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसका क्या है? को, मतदाता, स्वर्ग प्राप्त, कष्टापन्न, मत को देने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कष्टापन्न, कष्ट को प्राप्त। ठीक, तो इसमें ये जो परसर्ग हैं ये लोप हो जाते हैं। करण, करण का मतलब होता है साधन, जो हमने कारक में पढ़ा था। से के द्वारा, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यानी हाथ क्या है? साधन है ना, हाथ से लिखा जा रहा है। मन चाहा, मन से चाहा, बिहारी चरित, बिहारी द्वारा रचित। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष यानी इसका होता है के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये जो विभक्ति हैं इनका लोप हो रहा है, जहाँ इन विभक्तियों का लोप हो वहाँ पर तत्पुरुष समास है। अपादान, अपादान में अलग होने का भाव होता है। जैसे से, देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध में काकी के, राजकुमारी, राजा की कुमारी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। शोक मग्न, शोक में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरह से जो ये परसर्ग हैं, विभक्ति हैं, इनका जहाँ लोप हो रहा हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसीलिए इसकी भी वही विशेषताएं हैं जो तत्पुरुष समास की हैं। जैसे उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, और पूर्व पद गौण होता है और विशेषण होता है। यानी कि जो पूर्व पद है वो विशेषता बताता है दूसरे पद, उसकी पद की। जैसे नील कमल, नील और कमल, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। उत्तर पद विशेष्य है, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यह विशेष्य है। और यही प्रधान है, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल प्रधान हुआ ना। नील ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है। नीला है जो कमल, नीलकमल। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद। अध पका, आधा है जो पका, यानी पके की विशेषता बताई जा रही है कि आधा पका है। सज्जन, सत्य है जो जन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में यही अंतर है कि तत्पुरुष समास में परसर्ग का लोप होता है, विभक्ति जो कारक चिन्ह में होते हैं वो, और कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। और विशेषता कौन सी? जो गुणवाचक विशेषण जो होता है। आपने अगर गुणवाचक विशेषण यानी विशेषण वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके ये समझ में आ गया होगा। द्विगु समास, द्विगु समास, बस इतना ध्यान रखें, गफ और गणित, गसे गणित, गसे गणित। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा, क्यों होगा? क्योंकि तत्पुरुष समास का ये भेद है। तो तत्पुरुष का भी उत्तर पद है, कर्मधारय का भी उत्तर पद है, और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण है। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज गसे गणित, इसमें क्या होता है? इसमें जो पूर्व पद होता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। कर्मधारय में क्या था? कर्मधारय में तो गुणवाचक विशेषण था, वहाँ क्वालिटी बताई जाती थी, गुण बताया जाता था। लेकिन द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण होता है। और जो समस्त पद कैसा बनता है? वो समूह या समाहार का बोध कराता है, समूह या समाहार का बोध कराता है। देखते हैं द्विगु, सबसे पहले तो द्विगु का ही अंतर देख लेते हैं। द्विगु क्या होता है? दो गायों का समूह। देखिए, द्विगु समास बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन द्विगु का क्या अंतर है, क्या अर्थ होता है, यही नहीं पता होगा। द्विगु दो गायों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। देखिए, इसमें द्विगु समास में क्या होता है? ये संख्याएं आती हैं, द्वे, स, सप्त, चौराह, अठन्नी, पंचामृत, सतसई, शताब्दी, ये सब क्या है? ये संख्याएं हैं जो कि गणित में होती हैं। जहाँ गणित में होती हैं तो गफ और गणित यानी द्विगु समास। एक तो ये संख्याओं वाला। दूसरा, ये जो समस्त पद बनता है ना, तो ये समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, समूह का बोध करा रहा है ना। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। सतसई, 700 छंदों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। ये हो गया हमारा द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखिए, द्व और द्वंद ये दोनों सेम है, यानी कि दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। और विग्रह करेंगे जब इन दोनों मतलब समास का, तो क्या होगा? और, अथवा, या, एवं ये लग जाएगा बीच में। जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, तो माता पिता, माता और पिता। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। हानि लाभ, हानि या लाभ, यहाँ पे या लग गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व है, यहाँ पर किसी एक को चुनना है, हानि या लाभ, तो यहाँ वैकल्पिक द्वंद्व है।
ये इतरेतर है, माता पिता राधा कृष्ण भाई बहन, क्योंकि इन दोनों का समान महत्व है, इन दोनों का समान महत्व है, इसीलिए ये इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ वैकल्पिक है क्योंकि हानि लाभ किसी एक को चुनना है, या भला या बुरा, पाप या पुण्य। और समाहार द्वंद्व में दाल रोटी, दाल और रोटी, हाथ और पैर। कैसे कि दाल रोटी, जैसे अगर कोई खाने के लिए मांगे दाल रोटी बनाई है, तो दाल रोटी बनाई है से मतलब सिर्फ दाल रोटी ही नहीं बनाई, दाल रोटी के साथ सैलेड्स भी होगा, सब्जी भी होगी, है ना, यानी खाने की और भी चीज़ें आ जाती हैं दाल रोटी में। उसी तरह से हाथ पैर, तो हाथ पैर कहते हैं ना कि उसके हाथ पैर तोड़ डाले, जब उसके हाथ पैर तोड़ डाले होंगे आपने, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ हाथ और पैरों में ही चोट लगी होगी, उसके शरीर के अन्य अंगों में भी तो चोट लग सकती है। तो जिन शब्दों के द्वारा सिर्फ उन्हीं शब्दों का बोध न हो, औरों का भी बोध हो, दाल रोटी के साथ और भी खाने की चीज़ आ रही हैं, हाथ पैरों के साथ हाथ पैरों के अलावा शरीर के अंगों की भी बातें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। तो ये समाहार द्वंद्व है। एग्जामिनर कितना भी पेपर को टफ बनाएगा, इससे अंदर कुछ नहीं पूछेगा। द्वंद्व समास वैसे तो यही पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है इन सब में, लेकिन फिर भी पूछता है कि द्वंद्व समास में जैसे इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, तो समाहार द्वंद्व में दाल रोटी हाथ पैर आ गया, वैकल्पिक द्वंद्व में मतलब एक को चुनना होता है, इतरेतर द्वंद्व में दोनों की समान महत्व होता है। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता क्योंकि ये बहुत बोलता है, इसीलिए अन्य पद प्रधान है, तीसरा प्रधान है ना। इससे विशेष अर्थ का बोध होता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका, लेकिन नीलकंठ किसकी बात हो रही है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, शिव जी की तरफ, तो यानी तीसरे की बातें हो रही है इसमें, तो बहुव्रीहि समास। दशानन, दसमुख वाला, दशानन दसमुख वाला अर्थात रावण की बात हो रही है इसमें। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, है ना, लंबा उदर है जिसका, यानी इसमें लंबा उदर में तो कई सारे आ सकते हैं, जितने भी लोगों का पेट लंबा होगा मोटा होगा उन सबकी आ जाएगी, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ गणेश जी की बातें हो रही है, यानी ये रूढ़ हो गया है ना। तो बहुव्रीहि समास में किसी एक की ही तरफ इशारा किया जाता है। गिरधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, जैसे कि विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर जी। षडानन, 6 हैं मुख जिनके, अर्थात कार्तिकेय। पंचानन, 5 हैं मुख जिनके, अर्थात शंकर जी। देखिए पंचानन ये 5, षडानन ये 6, ये संख्याएं हैं, इनके हिसाब से हम इसे अगर द्विगु बोलें तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि षडानन संख्याओं का तो बोध हो रहा है, लेकिन किसकी तरफ इशारा हो रहा है, कार्तिकेय की तरफ, यहाँ पर शंकर जी की तरफ, इसीलिए किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस तरह से हमारा समास कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।